पाठशाला। क्वांटम नंबर का इस्तेमाल हम लोग किसमें करने वाले हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे करेंगे ये देखिए, n+l रूल। अब जैसे मान लीजिए शुरू कर रहे हैं, सबसे इलेक्ट्रॉन कहाँ है? पहली कक्षा में। तो पहली कक्षा में क्या है? पहली कक्षा में गए, फर्स्ट ऑर्बिट मिल रहा है, और उसके बाद क्या मिल रहा है हमको? ऑर्बिटल मिल रहा है। कौन सा ऑर्बिटल मिल रहा है? s ऑर्बिटल मिल रहा है। तो पहली कक्षा में जैसे हम गए, n इजिकल टू क्या है? 1, और l इजिकल टू क्या है? 0, और n+l कर दें तो कितना मिलेगा? 1। यानी सबसे क्या मिला? 1। तो हम क्या लिख दिए? पहले सबसे पहले किसको लिखेंगे? 1s। ठीक है, तो पहली कक्षा, अब उसके बाद उसका ऑर्बिटल। फिर वैसे दूसरे में हो गया। अब इसके बाद n में तो आपको पता ही है ना कि पहली कक्षा में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, कौन सा? s। तो लिख दिया। उसके बाद यदि करने गए तो क्या मिल रहा है हम लोग को? n इजिकल टू क्या गया? 2। 2 में भी चलेगा। फिर 2 में हमको कौन कौन सा ऑर्बिटल मिलता है? s मिलता है और p मिलता है। अब कभी मान लीजिए आपको मन किया कि नहीं 2p ही लिख देते। क्यों लिखेंगे 2p? मैंने कहा 2p नहीं लिखना है। 2p क्यों नहीं लिखेंगे? n+l फिर देखेंगे हम लोग। तो बात क्या कर रहे हैं हम लोग कि नहीं, n+l रूल के ही आधार पर हम बढ़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना अभी कि 1s हो गया, क्योंकि n+l का वैल्यू हमको क्या मिला? 1। तो 1 पहले लिख दिया, यानी इसकी एनर्जी क्या है? कम। यानी इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? पहले इसमें जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? उसके बाद तो सेकेंड ऑर्बिट में जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में तब कोई ऑर्बिटल नहीं है। तो दूसरे में गया तो फिर कहाँ कहाँ क्या क्या चाहिए? मैंने आपसे कहा ना कि यदि आपको मन कर रहा है कि आप पहले 2p में भर देंगे इलेक्ट्रॉन, आप लिख दिए 2p पहले, तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि n+l के हिसाब से यदि हम चलते हैं तो n इजिकल टू यहाँ पर है हमारे पास 2, और यहाँ पर है हमारे पास 1 इजिकल टू हो जाता है 3। और यदि हम इसको लिखते हैं तो n इजिकल टू है 2 और l इजिकल टू है 0, तो इसका वैल्यू हो जाता है 2। इसका मतलब किसकी एनर्जी कम है? इसका एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 2s में जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? 2p में। इस तरह से जब आप करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो फिर आपको मिलता जाता है 2p तक खत्म हो गया, क्योंकि 2 में जाते हैं तो सिर्फ s मिलता है और p मिलता है। उसके बाद जब आप 3 में जाते हैं तो फिर आपको वही चीज़ें मिलती हैं। शुरू में क्या मिलेगा? 0, 1 एंड 2 रहता है। यहाँ पर कर दिए तो 3 + 0 कितना हो गया? 3। यहाँ पर कर दिए तो 3 + 1 इजिकल टू कितना हो गया? 4। यहाँ पर कर दिए 3 + 2 कर दिए तो कितना हो गया? 5। यानी पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इसमें, फिर कहाँ जाएगा? इसमें, फिर कहाँ जाएगा? इसमें। ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये जब ऐसा करते हैं, यदि आप सोचते हैं कि 3D तक मैं खत्म कर दिया, उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, 4s में चले जाते हैं। अब देखिए जरा सा इसमें एक और चीज थोड़ा सा ध्यान देने का है, जिसको आप एक्सेप्शन में आगे जाकर के सीखेंगे। कुछ अपवाद भी रहेंगे। जैसे आप कहेंगे मैम 3 में जाते हैं तो 3 में हमको 3 ही एल का वैल्यू मिलता है, 0, 1 एंड 2, तो फिर तो हमको 3s, 3p और 3d मिलेगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो पुटअप करेंगे, वो n+l रूल के आधार पर करेंगे। तो जब हम लोग n+l रूल के आधार पर करते हैं, तब जरा इसको जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपका n+l कितना हो गया? n इजिकल टू हो गया 3 और l इजिकल टू हो गया 2, और यहाँ पर वैल्यू कितना आया? 5। और इसको जरा ध्यान से देखिए, इसमें देखिए तो इसमें क्या होता है? n इजिकल टू कितना हो गया? 4, और l इजिकल टू कितना हो गया? 0 इजिकल टू कितना हो गया? 4। तो ये अब आप ही बताइए किसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा? इलेक्ट्रॉन तो पहले जाएगा 4s में, उसके बाद जाएगा 3d। ठीक है, तो यदि हम एनर्जी लेवल को सजाने लगते हैं तो पहले को इसको लिखना चाहिए हम लोगों को। पहले लिखना चाहिए हमको 4s भरेंगे और उसके बाद भरेंगे हम 3d। अब क्या 4p दिख रहा है? देख लेते हैं 4p को। 4p को देखिए तो अब यहाँ देखिए, इसको भी आपने कहा कि 5 हुआ, और इसको भी देखिए तो n इजिकल टू 4 और l इजिकल टू कितना हो गया? 1। ये भी क्या आ रहा है हमारे पास? n इजिकल टू 4 और l इजिकल टू 1, ये भी 5, n इजिकल टू 3, l इजिकल टू 2, ये भी 5। अब क्या होगा? इसमें फिर एक और नई चीज आ गई कि यदि दोनों का वैल्यू बराबर होगा तो हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को वॉच करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है लिए n इजिकल टू है 3 और इसका n इजिकल टू है 4। तो जिसका n का वैल्यू कम होगा इलेक्ट्रॉन उसमें पुटअप करेंगे। इसका मतलब कि यदि 3d में भी हमारा n+l इजिकल टू 5 है और 4p में भी हमारा n इजिकल टू
5, n प्लस एल इजिकल टू 5 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले 3D में जाएगा, उसके बाद हम किस में जाएंगे, 4p में जाएंगे, उसके बाद फिर 4D देख लेते हैं, तो क्या उसके बाद 4D में जाएगा, क्या उसके बाद 4f में जाएगा, वो भी ध्यान से देखना है। तो देखिए पहले आपको 4D मन कर रहा है, मैं कह रही हूँ कि 4D नहीं होगा, यदि 4p हो गया उसके बाद हम 5s लिखना चाह रहे हैं, तो देखिए तो क्या हो सकता है, 5s है, फिर 5p भी है, ये भी सब चीजें वॉच कर लेते हैं। अब जरा इसमें देखिए ध्यान से कि यदि आप 4D लिखते हैं तो 4 + 2 = कितना हुआ, 6, और 5s भरते हैं तो क्या करते हैं, 5 + 0 = कितना हो गया, 5, 5p करें तो कितना होगा, 5 + 1 = कितना हो जाएगा, 6। तो अब क्या क्या हमको दिख रहा है, हमको दिख रहा है 4D = भी दिख रहा है हमारे पास, 4D = 4 + 2 = भी 6 दिख रहा है, 5p में भी हमको दिख रहा है 6 हो रहा है, और 5s में क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। इसका मतलब 4D भी नहीं हो सकता, 5p भी नहीं हो सकता, 4f को भी देख लीजिए, 4f में क्या हो गया, n = क्या हो जाने वाला है हमारे पास 4, और l = हमारे पास क्या होने वाला है 3 = कितना हो रहा है 7, कोई चांस नहीं, चांस किसका पहले बन रहा है, 5 का, ये क्या है 5s है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 4p के बाद हम किसको लिखेंगे, 4p के बाद हम किसको लिखने वाले हैं, 4p के बाद हम लिखने वाले हैं 5s, ठीक है। और फिर ऐसे ही हम 5s चले जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आने वाला है, उसके बाद हम देखेंगे कि 5s के बाद हम क्या लिखेंगे, 5s के बाद हम कहीं 4D तो नहीं लिख रहे, देखिए 4D भी लिख सकते हैं, 5s लिख दिए, उसके बाद 4D लिखिए, 4D लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 2 = कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर क्या है 5p = भी क्या हो गया 6, लेकिन दोनों का वैल्यू 6 है, तो मैंने आपसे कहा ना कि पहले हम लोग किसको लिखेंगे, जिसका n का वैल्यू कम होगा, यहाँ पर n का वैल्यू क्या है 5, और यहाँ पर n का वैल्यू क्या है 4, तो हम लोग किसको लिखेंगे, 5s के बाद किसको लिखेंगे 4D, ठीक है। तो इस तरह से आपकी किताब में ऑफ बाउ प्रिंसिपल दिया गया है, जिसमें डायग्राम भी दिया गया है, उस वजह से भी आप उसको याद कर सकते हैं, डायग्राम देख के भी याद कर सकते हैं, नहीं याद रहा तो सबसे अच्छा तरीका है n + l रूल, उसके आधार पर हम ये चेक कर लेंगे कि किसकी एनर्जी कम होगी और किसकी एनर्जी ज़्यादा। तो जो सीक्वेंस तैयार हो रहा है और बैटल का, उसके एनर्जी लेवल के आधार पर वो कुछ इस तरह के का है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d एंड सो ऑन। आप n + l के आधार पर देख सकते हैं, आपकी बुक में टेबल भी दिया गया है, आप उस टेबल को भी देख के समझ सकते हैं जिसमें पुटअप किया गया है। मैं अब यहाँ पे एग्जांपल देना चाहती हूँ कि कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का और आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, एमसीक्यूज भी हैं, और कॉम्पिटिटिव बेसिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल कुछ देखिए आप, 19 पोटेशियम का लिखिए, है ना, पोटेशियम 19 पुट कीजिए, वहां जाएगा। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। याद है, ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, याद है ये फॉर्मूला, 2n²। एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2n²। तो पुट करते हैं, एस में मैक्सिमम कितना, 2, फिर यहाँ पर भी कितना, 2, यहाँ पे कितना, पी कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भाग, हर ऑर्बिटल में कितना, 2 2 रहेगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 6, इसमें कितना, 2, फिर यहाँ पे कितना, 6, कितना होगा, 2 2 4 6 4 10, तो 12 और 6 18, फिर एक बच रहा है, वो कहाँ जाएगा, एस में, ठीक है। अब इसी तरह से हम 20 भी कर सकते हैं, 20 करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यदि मुझे 21 करना है, 21 किसका होता है मालूम है आपको, सिर्फ स्कैंडियम का, 21। इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d 1, 21 का हो गया। फिर 22 का लिखना होगा तो क्या करेंगे, 22 का लिखना है तो क्या करना फिर हमको पड़ेगा, कुछ नहीं, डी कितने भागों में बटा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डी 5 भागों में बटा हुआ है। तो डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10, हर ऑर्बिटल में 2 रहेंगे ना, तो कितने हो गए, 10,
तो डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यानी यदि स्कैंडियम 21 में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है तो फिर हमारा 22, 23, 24 ऐसे करते जाएंगे तो हमारा पूरा 30 तक डी में ही फिनिश हो जाएगा। अब देखिए उसी में मैं एक्सेप्शन दिखाती हूँ आपको। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है जैसे मान लीजिए मैं एक बहुत ही फेमस एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का 24, पुट करते हैं सेम चीज होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 बढ़ देते हैं 4s2 और उसके बाद यहाँ पर कितना होना चाहिए 34 हो गया ना। 2 2 4 6 10 तो 12 6 18 20 4 24। लेकिन ये गलत, ये रॉन्ग है। सही क्या है? सही क्या है? यानी सही क्या हो रहा है? हो जा रहा है आपके पास D5 और यहाँ पे S में हो जा रहा है हमारे पास दिस इज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके पीछे क्या रीजन? इसके पीछे रीजन ये है कि हाफ कोई भी चीज यदि हाफ फिल्ड है या फिर वो फुल फिल्ड है, इट विल बी मोर स्टेबल देन मोर देन हाफ फिल्ड और लेस देन ऑलमोस्ट हाफ फुल फिल्ड। तो मैंने क्या बोला कि हाफ फील्ड है तो स्टेबल है या फिर फुल फील्ड स्टेबल है। तो चूंकि डी जब 4 था, एक इलेक्ट्रॉन से कम था हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, ठीक है। और चूंकि एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल की एनर्जी एकदम आमने सामने है, दोनों के एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, तो इसीलिए एस इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफर होकर के कहाँ चला जाता है डी में, ताकि वो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को पा सके। ड्यू टू अटेन द हाफ फील्ड स्टेबिलिटी, वन एस इलेक्ट्रॉन विल गोज टू द डी in the d orbital, and that's why the electronic configuration is 4s1 3d5। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक और एक्सेप्शनल है जो आपके पास बहुत पूछा जाता है, कॉपर। कॉपर की परमाणु संख्या है 29, उसको भी भरिए 2 2 6 सब कुछ होता गया। लास्ट में जो फॉर्मूला यूज होना चाहिए था, तो यहाँ होना चाहिए था 4s2 और यहाँ होना चाहिए 3d9। देखिए 2 2 4 6 10 तो 12 6 18 तो 20 और 9 29। कॉपर का कितना होता है 20। अगेन मैंने अभी अभी कहा कि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी या तो होनी चाहिए या फिर फुल फील्ड स्टेबिलिटी, या तो फुल फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल या फिर हाफ फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल। अब यहाँ पर देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका 10 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फुल फील्ड स्टेबिलिटी को पा लेगा। So due to attain the fulfilled stability, again one electron will goes through here, and that's why the electronic configuration with the copper is 4s1 and 3d10. 4s1 and 3d10. This is exceptional electronic configuration. आपको 30 तक तो मान के चलना है, 30 तक मिनिमम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ एटॉमिक नंबर एंड प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना ही आना है। उतना तो आपको आना ही चाहिए। यदि आप 11th में हैं, इतना तो मिनिमम आपको करके रखना। अदरवाइज आपके बुक में बहुत सारे एस्ट्रिक डाले हुए हैं जिसमें एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको भी आप इतनी बातों से समझ करके आप उसमें समझा जा सकता है। मैं यहाँ पे एक और एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा करती हूँ कि जैसे पहले ऐसे मैंने लिखा कॉपर, ठीक है, और यदि आपसे कहा जाता है कॉपर नहीं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर आयन 1+ भी हो सकता है, 2+ भी हो सकता है। अब पहले तो प्लस दिया हुआ है, उसका क्या मतलब हुआ तो मालूम है, फिर भी बता देती हूँ। यदि यहाँ पे प्लस दिया है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन घट गए, तो कॉपर की परमाणु संख्या थी 29, और यदि उसके ऊपर हमने 2+ लिख दिया तो क्या हो गया 29 से घट करके कितना हो गया 27, है ना। अब 27 हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखिएगा? इसका जो ज्यादातर बच्चे ज्यादातर जगह लिखते हैं, आप जो लिखना चाहिएगा कि ठीक है मैम ऐसे ही लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, और बाकी कितना बचा 2, इसमें से घटाएंगे 2 2 4 6 6 10 तो 12 6 18 1 19, और फिर हमारे पास कहाँ कितना का है 27 होता है, तो यहाँ पर तो फिर हमारे पास 8 हो जाना चाहिए। 2 2 4 6 6 10 तो 12 6 18 1 19 और 8 27 होगा। ऐसे भी लिखना चाहेंगे आप, कहेंगे सीधा सीधी है मैम डी से हटा देते, लेकिन ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? देखिए आपने इलेक्ट्रॉन जरूर भरा है 3 में, बाद में पहले आपने 4 में भरा, वो तो आपने एनर्जी लेवल के आधार पर भर दिया, लेकिन जब निकालने की बारी आएगी
तो कोई भी चीज पहले बाहर से निकलेगी फिर अंदर से निकलेगी। तो बाहर में कौन है, 3d की 4s, 4 बाहर है ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 4 से, 3 से नहीं निकलेगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 4 से। तो 4 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, 4s में कितना है, 1, और हमारे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और उसके बाद अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी। तो पहले क्या लिख देते हैं, इसका सही वाला, इसका सही था पहले इतना, 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो पहले तो हम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाएंगे और फिर यहाँ से हम 1 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1:2:2 2p6 3s2 3p6 39। D से पहले नहीं निकलेगा, पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा S से, 4s से आप इलेक्ट्रॉन निकालिए फिर D से निकालिए। सो दिस इज द आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि आप कॉपर लिखते हैं, किसी का भी लिखते हैं, यदि कॉपर ही क्यों, किसी का भी आप लिखना चाहें, यदि आप लिखते हैं आयरन +3, आयरन का होता है 26 में 3 चला गया। तो पहले क्या करना है, इसके लिए आपको एक आयरन का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना है। उसके बाद फिर आपको देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन घटते हैं और फिर कहाँ से निकालना है, तब जाकर के हम इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आयरन 26 है तो लिखिए पहले 26 के लिए 1:2 2:2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखिए 20 एंड 26 में कितना मैंने कहा, +3। तो 26 में 3 माइनस करना है, तो कहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ से 2 निकालेंगे और यहाँ से फिर 1 निकालेंगे, है ना। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, 3p6 3d 5। दिस इज द राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन 3+ फेरिक आयरन। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करें। तो बेसिकली क्वांटम नंबर is very important for the writing the electronic configuration of all the atoms। जितने भी हमारे पास होंगे सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमको n+l रूल के आधार पर हम भर सकते हैं। n+l रूल के आधार पर हम एनर्जी लेवल डिसाइड कर सकते हैं और उसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉन पुट अप करेंगे। कोई भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड स्टेबिलिटी और फुल फील्ड स्टेबिलिटी को पाना जा सकता है। इसको ध्यान में रखेंगे यदि हम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। तो आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि लिख रहे हैं तो आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन पहले निकल सकता है, उसके बाद इनर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब ऐसी चीजें आप करते हैं, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जान जाते हैं, उसके आधार पर आप अलग अलग तत्वों की प्रॉपर्टीज के बारे में और उसके एक्सप्लेनेशन आप आसानी से समझ सकते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ क्वांटम नंबर आप एक्सप्लेन हो गया होगा, आप उसको समझ गए होंगे। आपकी किताब में और भी डिटेल दिया गया है। मैं बार बार कहती हूँ किताब जरूर पढ़नी, चाहे आप कितनी भी अच्छी वीडियो देख रहे हो, कुछ भी हो, पहले किताब पढ़ लेनी है। उसके बाद ये वीडियो भी आपके लिए सहायक हो सकता है, आप उसको देख करके भी आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क, कहीं से भी पूछिए, किताब में कहीं भी है आपके पास, पूरी किताब में सभी आंसर दिए गए हैं। तो अपनी किताब को पहले पढ़िए और क्वांटम नंबर को इसके थ्रू